कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार शुक्ल नागरिक शास्त्र की कक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अब आज अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध का दौर जो इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे, उसमें ये देखेंगे कि अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं और सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं। अगर अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध जो शिकायतें थी उनको बिंदुवार रखने का प्रयास किया जाए तो उनको निम्न बिंदुओं में हम लोग रख सकते हैं। पहला, रूसी सेनाओं का ईरान से न हटाया जाना, ये अमेरिका की पहली शिकायत थी। अभी हम लोग इसके बारे में और बातें करेंगे। दूसरा बिंदु है तुर्की पर रूसी दबाव। तीसरा बिंदु, सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना। चौथा, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। पांचवा है सोवियत संघ रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। और बर्लिन की नाकेबंदी तथा रूस द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना, ये जो बिंदु थे ये अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध शिकायतें थीं। अब हम लोग एक एक बिंदु को विस्तार से देखते हैं। तो जो हमारा पहला बिंदु था, रूसी सेनाओं का ईरान से न हटाया जाना, इस बिंदु के तहत प्यारे बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान सोवियत सेना, जो लाल सेना के नाम से जानी जाती थी, उसने ईरान के उत्तरी भाग पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सहमति से कब्जा कर लिया। लेकिन युद्ध के पश्चात जब युद्ध समाप्त हो गया तो एंग्लो अमेरिकी सेनाएं यानी ब्रिटेन की और अमेरिका की सेनाएं तो ईरान से हटा ली गईं, लेकिन रूस ने अपनी सेना वहां से हटाने से मना कर दिया और रूसी सेनाएं वहीं ठहरी रहीं। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी खेमे में यानी सोवियत रूस और अमेरिका के खेमे में अविश्वास ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये बात दूसरी है कि कुछ समय के पश्चात जो अंतरराष्ट्रीय दबाव था उसके कारण रूस द्वारा वहां से सेनाओं को हटा लिया गया। अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध जो दूसरी प्रमुख शिकायत थी वह थी तुर्की पर रूसी दबाव। जब महायुद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई, समाप्ति हो गई, तो उसके पश्चात सोवियत रूस ने क्या किया कि सोवियत रूस ने तुर्की पर वास्फोरस तथा कुछ अन्य स्थानों पर सैनिक अड्डे बनाने के लिए दबाव डाला। यानी रूस चाहता था कि तुर्की से कि वास्फोरस और कुछ अन्य स्थान पर वह सोवियत रूस के सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दे। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र इस बात को किसी भी तरह मानने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने रूस को चेतावनी दे डाली और कहा कि तुर्की पर यदि किसी भी प्रकार का दबाव या आक्रमण किया गया तो यह सहन नहीं किया जाएगा। अमेरिका की सोवियत संघ से तीसरी शिकायत यह थी कि सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बोझ लादा गया। इस बिंदु के तहत द्वितीय महायुद्ध के दौरान जर्मनी के कारण सोवियत संघ को भयंकर नुकसान हुआ, क्योंकि सोवियत संघ की लाल सेना को जर्मनी ने बहुत ही जोरदार टक्कर दी और इससे सोवियत सेना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा क्षति हुई। इसीलिए युद्ध के बाद माल्टा सम्मेलन में, एक सम्मेलन हुआ माल्टा सम्मेलन में रूस के स्टालिन ने क्षतिपूर्ति के रूप में, यानी जो नुकसान उसके देश को हुआ, सोवियत रूस को हुआ, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए 20 अरब डॉलर की मांग रखी। तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उन्होंने इस मांग को यह कहकर के स्वीकार कर लिया कि चलिए आगे की बातचीत में हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। लेकिन रूजवेल्ट की इस मांग को आगे की बातचीत के लिए स्वीकार कर लेने का अर्थ रूस के स्टालिन ने गलत अर्थ लगा लिया। उन्होंने सोचा कि हमारी मांग जो है 20 अरब डॉलर की जो मांग हमने की है वो स्वीकार कर ली गई। युद्ध के बाद उस नुकसान की पूर्ति के लिए सोवियत रूस ने जर्मनी के जो इंडस्ट्री थी, जर्मनी की जो उद्योग थे, उनको तहस नहस करके वहां की जो मूल्यवान मशीनें थी, एक से एक शानदार मशीनें थी, उनको वो अपने देश में ले जाना शुरू कर दिया। तो रूस के इस काम से, जहां जर्मनी पहले ही बिल्कुल तहस नहस हो चुका था, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था पर और अधिक बोझ पड़ा, वो और अधिक टूट गया। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस की इस कार्यवाही का काफी विरोध किया और उनमें इस बात को लेकर काफी आक्रोश फैल गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और अमेरिका को मजबूरी में जर्मनी को भारी धनराशि सहायता के रूप में प्रदान करनी पड़ी। इस मामले ने भी शीत युद्ध की आग में घी का काम किया। चौथे बिंदु के तहत
अमेरिका की नाराजगी इस बात पर भी थी कि सोवियत संघ जो है वो यूएनओ में वो बार बार वीटो का प्रयोग कर रहा था। वीटो यानी निषेधात्मक जो बल, निषेधाधिकार का जो बल मिला था रूस को, उसका प्रयोग वो बार बार कर रहा था, जिसे हम वीटो पावर बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में शांति को कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूएनओ की। तो उस समय यूएनओ में अमेरिका और रूस के बीच टकराव उत्पन्न हो गया द्वितीय महायुद्ध के बाद, जब पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना वर्चस्व जमाना आरंभ किया, अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने। तो यह जब महसूस हुआ सोवियत रूस को, तो उसने अपने निषेधाधिकार यानी वीटो का अनियंत्रित प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ये वीटो पावर है क्या? वास्तव में प्यारे बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, रूस, ब्रिटेन, उसमें अमेरिका भी है। तो ये वहां पर ये बात है कि अगर कोई प्रस्ताव विश्व के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया जाता है तो 5 की जब सहमति होगी तभी वो प्रस्ताव पास होगा। यदि मान लीजिए 4 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में है किंतु किसी एक ने उसका विरोध कर दिया यानी अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया, तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर रूस को ये लगता था कि जो पश्चिमी शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन आदि, वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हैं। इसलिए यदि पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि के द्वारा जो भी प्रस्ताव लाए जाते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन सभी प्रस्तावों का सोवियत रूस अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके उनका विरोध कर देता था। अमेरिका की सोवियत रूस के विरुद्ध जो शिकायतें थी उसके अगले बिंदु के तहत था कि रूस द्वारा, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। हुआ क्या था कि ब्रिटेन व अमेरिका की सोवियत रूस के या सोवियत संघ के विरुद्ध शिकायत यह थी कि उसने याल्टा समझौते का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया। फरवरी 1945 में अमेरिका के रूजवेल्ट, ब्रिटेन के चर्चिल और रूस के स्टालिन ने कुछ समझौते किए थे। उन समझौतों में क्या बातें थी? उसमें प्रमुख बात यह थी कि जो जर्मनी है, जिसको मित्र राष्ट्रों ने जिस पर विजय प्राप्ति की थी, उस जर्मनी को 4 आधिपत्य क्षेत्र में विभाजित करना, यानी उसको 4 क्षेत्रों में बांट करके उसके अलग अलग हिस्से पर अलग अलग लोगों का प्रभुत्व रहेगा, अलग अलग देशों का प्रभुत्व रहेगा। ये समझौता हुआ था। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा लुबनिन सरकार को समर्थन दिया जा रहा था और पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा पोलैंड में संरक्षित लंदन सरकार को समर्थन दिया जा रहा था। तो ये तय हुआ था याल्टा समझौते में कि दोनों सरकारों के स्थान पर, लुबनिन सरकार और लंदन सरकार के स्थान पर, पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव कराया जाएगा और उसके द्वारा एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाएगी। और नए पोलैंड में उसके पूर्व में स्थित पोलैंड का जो पूर्वी हिस्सा था, वहां पर रूसी भाषा भाषी ज्यादा थे। तो ये था कि कर्जन रेखा के आधार पर पोलैंड के पूर्वी हिस्से में जो रूसी भाषा भाषी हैं उनको पृथक किया जाएगा। लेकिन ये जो सारी बातें थी, इनका सोवियत रूस ने पूर्ण रूप से उपेक्षा की, यानी याल्टा समझौते को उसने बिल्कुल एक किनारे रख दिया और उसने ऐसी अनेक कार्यवाहियां की, ऐसे अनेक काम किए जिनसे पश्चिमी राष्ट्रों को यह लग गया कि रूसी दृष्टिकोण में, मतलब सोवियत रूस की नजर में, याल्टा समझौता रद्दी का ढेर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यह भी एक बहुत बड़ी शिकायत थी पश्चिमी राष्ट्रों की या अमेरिका की सोवियत रूस के विरुद्ध। इन बिंदुओं के अलावा सोवियत रूस द्वारा बर्लिन की जो नाकेबंदी की गई, अगला जो बिंदु है बर्लिन की नाकेबंदी, इससे भी अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र काफी नाराज थे। जून 1948 में लंदन प्रोटोकॉल के तहत यह तय हुआ था कि बर्लिन एवं पश्चिमी जर्मनी के मध्य जो सभी रेल, सड़क और जल यातायात हैं ये खुले रहेंगे, इनको बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस लंदन प्रोटोकॉल का अतिक्रमण करके, उसका उल्लंघन करके सोवियत संघ ने बर्लिन एवं पश्चिम जर्मनी के मध्य के सभी रेल, सड़क तथा जल यातायात बंद कर दिए। यानी बर्लिन और पश्चिम जर्मनी के बीच में जितने भी रेल यातायात के साधन थे, सड़क यातायात का मार्ग था, जल यातायात का मार्ग था, उनको बंद कर दिया। इतना ही नहीं, हजारों जर्मनी के जो युद्धबंदी, सोवियत संघ द्वारा जो युद्धबंदी बनाए गए थे जर्मनी के सैनिकों को या नागरिकों को, उन युद्धबंदियों और नागरिकों को सोवियत रूस ने उनके देश लौटाने से मना कर दिया।
तो यद्यपि रूस की जो बर्लिन नाकाबंदी है वह असफल हो गई मई 1949 में, और रूस ने 1949 में इस नाकेबंदी को समाप्त कर दिया, लेकिन इस घटना का परिणाम यह निकला कि अब सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमेरिका तरह तरह के सैनिक संगठनों की स्थापना करने की दिशा में सक्रिय हो गया, जैसे नाटो वगैरह थे। इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे कि अनेक सैनिक संगठन अमेरिका द्वारा भी बनाए गए और सोवियत संघ द्वारा भी बनाए गए। इसके अलावा रूस द्वारा जर्मनी पर जो बोझ लादने के बिंदु को हम लोगों ने पहले पढ़ा, उसके अंतर्गत कुछ और बातें भी हम लोग जान लेते हैं। सोवियत रूस ने जर्मनी समझौते के बहुत गंभीर उल्लंघन किए, जिसमें रूस ने अपने अधीनस्थ, रूस ने जिन क्षेत्रों पे, जर्मनी के जिन हिस्सों पे पर कब्जा किया था, वहाँ के हजारों लोगों को कैद करके सोवियत संघ ने रूस भेज दिया और बंदी शिविरों में डाल दिया। पूर्वी जर्मनी की जनता को पश्चिमी जर्मनी की जनता से एकदम अलग कर दिया। आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्वी जर्मनी का जो हिस्सा है वो सोवियत रूस के नजदीक था, और पश्चिमी जर्मनी वो सोवियत रूस से थोड़ा दूर पड़ता था, जो पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ था। तो पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी उसको पश्चिम जर्मनी की जनता से एकदम अलग कर दिया, ताकि जर्मनी को दो हिस्सों में बांटा जा सके और पूर्वी जर्मनी की तरफ के हिस्से को सोवियत रूस अपने आधिपत्य में ले सके। अप्रैल 1946 में जर्मन समाजवादी दल को बलपूर्वक साम्यवादी दल में मिला दिया गया। वहां की समाजवादी दल थी जर्मनी की, उसको जबरदस्ती साम्यवादी दल में मिला दिया गया, क्योंकि रूस साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था और उसकी यही कोशिश थी कि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में साम्यवादी सोच को समर्थन देने वाली सरकार स्थापित हो। जर्मनी को एक पृथक आर्थिक इकाई माने जाने संबंधी व्यवस्था को ठुकराते हुए सोवियत संघ ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक क्षेत्र अपना व्यापार स्वयं करेगा। यानी उसका ये कहना था कि जर्मनी के जो अलग अलग हिस्से हैं वो हर हिस्से अपना अलग अलग ढंग से व्यापार कर सकते हैं, जबकि जर्मनी समझौते में तय हुआ था कि पूरी जर्मनी को एक इकाई माना जाएगा और पूरी इकाई एक साथ जो निर्णय लेगी वैसा ही पूरी इकाई के साथ व्यवहार विश्व के अन्य राष्ट्रों को करना पड़ेगा। तो ये कुछ शिकायतें थी अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध, जिसने शीत युद्ध को भड़काने का काम किया। अब इसी के क्रम में हम लोग ये भी जाने कि सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध क्या शिकायतें थी, ऐसी उसके मन में क्या ऐसे कौन से बिंदु आए सोवियत संघ के सामने जिसकी वजह से उसकी नज़र में अमेरिका और ब्रिटेन और पश्चिमी राष्ट्र संदेह के दायरे में आ गए। तो अगर हम उन बिंदुओं पर चर्चा करें तो क्रम से पहले हम अगर बिंदुओं को देखें तो पहला बिंदु जो सोवियत संघ की शिकायत थी अमेरिका के विरुद्ध, कि पोलैंड एवं बाल्टिक देशों में रूस विरोधी अमेरिकी कदम, अमेरिका ने कुछ कैसे रूस के विरोध में कुछ कदम उठाए पोलैंड एवं बाल्टिक देशों में, जिसकी वजह से रूस नाराज था। दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र को जब मौका मिलता था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही वे सोवियत संघ के विरोध में प्रचार अभियान में लगे रहते थे। और युद्ध के दौरान जब युद्ध चल रहा था तो एक ऐसा अवसर आया था कि सोवियत रूस ने पश्चिमी राष्ट्रों से एक दूसरा मोर्चा, जिस जगह पर जंग चल रही थी उसके अलावा एक दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया था पश्चिमी राष्ट्रों ने, पर उस दूसरे मोर्चे को खोले जाने पश्चिमी राष्ट्रों ने विलंब किया था। एक अगली शिकायत थी जिस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो यह रहस्य सोवियत संघ से अमेरिका ने छुपा रखा था कि उसके पास परमाणु बम है और वह इसका प्रयोग करने जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके अलावा सोवियत संघ की जो लैंड लीज सहायता थी वह भी अमेरिका ने बंद कर दी। अब आइए हम लोग एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब पहली शिकायत जो थी, जो बिंदु हम लोगों ने कहा कि पोलैंड में रूस विरोधी अमेरिका का क्या कदम था। तो रूस का ये मानना था कि जब उसके द्वारा पोलैंड और बाल्टिक देशों की अपनी भूतपूर्व भूमि पर, यानी पहले जो जमीनें, जो भूमि का हिस्सा रूस के कब्जे में था, रूस का हिस्सा था, उस पर पोलैंड एवं बाल्टिक देशों ने कब्जा कर लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस ने उस भूमि को जो पहले से उसके पास थी या उसकी भूमि थी जिसपे पोलैंड और बाल्टिक देशों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था, उसको रूस ने जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वापस प्राप्त किया तो रूस की ये अपेक्षा थी कि अमेरिका को चाहिए था कि वह इन परिवर्तित बदली हुई स्थितियों को मान्यता देता, मैंने स्वीकार कर लेता कि हाँ रूस ने अपनी पुरानी जमीन को ही इनसे प्राप्त किया है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका ने क्या किया कि ब्रिटेन के साथ मिलकर पोलैंड की लंदन स्थित रूस विरोधी निर्वासित सरकार को मान्यता प्रदान की। रूस के विरोध में लंदन में
एक सरकार को मान्यता दी थी, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने उसको मान्यता दी थी, जो कि रूस विरोधी थी, जबकि रूस जो है पोलैंड में लुबनिन सरकार का समर्थन करता था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है पोलैंड की लंदन सरकार, यानी जो लंदन में रह करके काम कर रही थी, जो रूस विरोधी थी, उसको मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, तो ये पहला बिंदु था जो सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायत थी। सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध शिकायत थी। सोवियत संघ के अमेरिका के विरुद्ध जो दूसरी शिकायत थी वह यह कि वो प्रचार अभियान में पश्चिमी देश लगे रहते थे उसके खिलाफ। सोवियत रूस पश्चिमी देशों से इस कारण से बहुत असंतुष्ट था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओं में निरंतर सोवियत संघ के विरोध में साहित्य, लिटरेचर छाप करके, प्रिंट करके उसका प्रचार करती थी। पश्चिमी प्रेस खुलेआम साम्यवादी देशों के प्रति घृणित प्रचार में संलग्न थे और साम्यवादी खतरे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था कि जिससे पूरा विश्व जो है वो साम्यवादी सोच के खिलाफ हो जाए, एक उसके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास पश्चिमी देशों द्वारा प्रचार के माध्यम से किया जा रहा था। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु था, पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा द्वितीय मोर्चा खोले जाने में जो देरी की गई थी, वह बिंदु क्या है? द्वितीय महायुद्ध के दौरान जब अमेरिका व रूस धुरी राष्ट्रों से लड़ रहे थे, धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, जापान, इटली आदि के विरुद्ध लड़ रहे थे, तभी उनके बीच दूसरा मोर्चा खोलने पर मतभेद उत्पन्न हो गया। जब हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी की सेना सोवियत संघ की भूमि में आक्रमण कर घुस गई और जन धन को नष्ट करने लगी, तो सोवियत रूस के जो स्टालिन है, उन्होंने मित्र राष्ट्रों अमेरिका तथा ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे पश्चिमी यूरोप में हिटलर के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें। इससे क्या होगा कि सोवियत संघ पर किए जाने वाले जर्मनी द्वारा जो हमला किया गया है उसमें कमी आ सकेगी। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने दूसरा मोर्चा खोलने में जानबूझकर के देरी की। इससे सोवियत संघ को जर्मनी के हाथों जन धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। तो बेली नामक विद्वान ने इस बारे में लिखा है कि दूसरा मोर्चा खोलने में पश्चिमी राष्ट्रों की देरी भरी नीति, ये एक नीति, सोची समझी नीति के तहत पश्चिमी राष्ट्रों ने ऐसा किया था। उसके कारण सोवियत संघ में यह संदेह, यह शंका घर कर गई कि पश्चिमी राष्ट्र जो युद्ध के बाद में एक शक्तिशाली सोवियत संघ की संभावनाओं से भयभीत है। युद्ध के अखाड़े में कूदने से पहले रूस को पूरी तरह से आहत तथा शक्तिहीन देखना चाहते हैं। मतलब रूस को ये लगा कि पश्चिमी राष्ट्र सोचते हैं कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए, उस संभावना को रोकने के लिए, उससे डर करके ये पश्चिमी राष्ट्र जो है वो रूस को पूर्ण रूप से कमजोर और शक्तिहीन देखना चाहते थे। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है कि अमेरिका द्वारा परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखना, तो आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो सोवियत संघ आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के साथ यानी अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर के धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था, क्योंकि और अमेरिका ने परमाणु बम होने का रहस्य सोवियत संघ से छुपाया हुआ था, जबकि ब्रिटेन और कनाडा को इस बारे में अमेरिका ने जानकारी दे दी थी। तो स्टालिन, जो रूस के स्टालिन थे, उन्होंने अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को रूस से गुप्त रखने को, छुपाए रखने को परस्पर विश्वासघात माना। इससे दोनों देशों की मित्रता अविश्वास में बदल गई और दोनों के बीच शीत युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके अलावा आखिरी बिंदु के तहत जो सोवियत संघ की शिकायत थी अमेरिका के विरुद्ध, वो थी लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। ये लैंड लीज सहायता क्या है? सोवियत संघ ने जो उसका नुकसान हुआ था, क्षतिपूर्ति के उसके एवज में जो उसको हिस्से मिलने थे, उसको लेकर के अमेरिका से पहले ही नाराज था। अमेरिका द्वारा लैंड लीज अधिनियम के अंतर्गत सोवियत संघ को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी कि हाँ, जैसे सोवियत संघ का इतना हिस्सा चला गया है, इतना नुकसान हुआ है, तो उसके बदले अमेरिका उसको कुछ आर्थिक सहायता दे रहा था, उससे वह पहले से ही संतुष्ट नहीं था। कौन? सोवियत संघ संतुष्ट नहीं था, क्योंकि यह भरपाई के लिए नाकाफी था। सोवियत संघ को लगता था कि हमारा जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से ये जो क्षतिपूर्ति हमें दी जा रही है ये मामूली है, कुछ नहीं है। परंतु युद्ध के उपरांत, युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह आंशिक सहायता, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह आंशिक सहायता, जो थोड़ी बहुत सहायता सोवियत संघ को मिल रही थी, उसको भी बंद कर दी, जिससे सोवियत संघ भड़क उठा। इस घटना ने अमेरिका व सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध को और अधिक तीव्रता
प्रदान कर दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के कक्षा में हम लोगों ने दो बिंदुओं पर चर्चा की कि अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ, सोवियत संघ के विरुद्ध क्या शिकायतें थी और सोवियत संघ की अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध क्या शिकायतें थी। हम लोगों ने इसके बारे में बिंदुवार आज चर्चा की। अगली कक्षा में हम लोग ये जो दो ध्रुवीय यानी अमेरिका, पश्चिमी राष्ट्रों के अगुआ अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्रों के अगुआ सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, इसका क्या परिणाम रहा, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा